समय रहते सामने आ जाए। हमारे साथ एडवोकेट के सिंह जी भी हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं आप। के सिंह जी, जिस तरीके की रियल एस्टेट की स्थिति आई, आपने भी देखा है कि बीते दिनों में रियल एस्टेट एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर गया, बहुत तेजी से भाग रहा था और रेट तो माशाल्लाह आपके सामने भी है किस कदर हाई लिए हुए थे। पर यहाँ नोएडा में बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि बड़े बड़े वादे किए रियल एस्टेट के व्यापारियों ने, बड़े बड़े वादे किए और बुकिंग भी ले ली, पहले से ही बुकिंग ली। उसके बाद उनको जो वादे किए थे वो फिर लोग तरसते रहे कि वो वादे वादे ही रह गए। वो भी एक तरीके से ऐसे वादे हो गए जैसे पार्टियां वादे करती हैं, चुनावी वादे, और फिर उनकी तलाश करती रहती है कि आखिर 5 साल बाद पूरे होंगे या 10 साल बाद पूरे होंगे। इस तरीके के नज़ारे नोएडा में भी देखने को मिले। कैसे आप देखते हैं? आप तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, और अब इस मामले में आगे क्या? जी देखिए, मैं अगर इस चीज़ को कंपेयर करूं आपको, आप ये देखिए कि ये पिछले 20 साल से ये खेल खेला जा रहा है जी। इस 20 साल के अंदर अगर आप लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे रेगुलेशंस रियल एस्टेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत लैक्स थे। उस चीज को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार ने 2010 में यूपी अपार्टमेंट एक्ट बनाया। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंदर भी कुछ खामियां दिखाई दी, जिसको धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया गया और 2016 में रेरा एक्ट आया। ये सारे एक्ट आने का मतलब सिर्फ इसका एक ये तरीका था कि ये एक्ट आने की वजह से जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, ये पार्ट एक इन्वेस्टमेंट हब है। मैं हर जगह हर फोरम पे एक बात को बोलता हूँ, हम सबको, सारे बिल्डर्स, बायर, जितने नेता अभिनेता जो भी हैं, हर आदमी को ध्यान देना चाहिए कि ये एरिया एक इन्वेस्टमेंट हब है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करता है जी। तो यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कहो, चाहे कहीं पे भी किसी भी फील्ड में कहो, वो तब आएगा जब यहाँ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने कानून की सख्तियाँ की, भारत सरकार ने कानून बनाया। लेकिन उसके चलते कोई भी कानून, अगर गवर्नेंस आपकी मजबूत नहीं है तो कानून, चाहे आप 5, 10, 25 हज़ार कानून बनाइए, अगर आप उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका मैकेनिज्म, आपका कार्य करने की क्षमता, आपकी कार्यशैली, अगर उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इम्पैक्ट इफेक्टिवनेस नहीं है, तो क्या होता है जो अभी आपके सामने है। ये जो चीज़ सामने आई है, ये 16 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। 2012 से ये लोग हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में जाने से पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हाई कोर्ट में चले गए, बायर्स ने यहाँ पे जीते जागते हर वायलेशन को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले। चाहे वो 2009 में कानून बदले गए अपने अथॉरिटी के थ्रू, चाहे वो 2012 में बदले गए, चाहे 2009 में बदले गए, तो 6, 9 और 12 इनके अंदर जितने भी वायलेशंस हुए, हर वायलेशन को बायर्स ने अथॉरिटी के संज्ञान में लाया। लेकिन अथॉरिटी का, जैसे अनु खान साहब ने बोला कि अथॉरिटी और बिल्डर्स की इतनी मजबूत संगठन था कि इस संगठन को तोड़ के अंदर घुसना इनके बलबूते पे नहीं था, लिहाजा हार थक के इनको जाके कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने ये चीज़ें, ये वायलेशंस इतने मजबूत थे, इतने क्लियर कट थे कि 2 ही साल में, 2012 में ये कोर्ट में गए, 2 ही साल में यूपी इलाहाबाद कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि ये टावर्स बिल्कुल अवैध है, इनको गिराया जाना चाहिए। लेकिन कानून की एक प्रक्रिया होती है, उस कानून की प्रक्रिया के तहत बिल्डर को मौका दिया गया, बिल्डर सुप्रीम कोर्ट में गए, और बिल्डर 4 अगस्त तक, और बिल्डर और इवन अथॉरिटी के अधिकारी ये कोशिश करते रहे और जस्टिफाई करते रहे सुप्रीम कोर्ट को बोलने के लिए कि जो भी कुछ हमने किया है सब कुछ कानूनी तौर पे बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं था। रातों रात जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई लाइन ऐसी एक्सट्राइट नहीं करी जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो फैसला था, उस फैसले को उन्होंने वर्चस्व रखा और बोला कि भाई ये बिल्कुल वायलेशंस हैं। और इसके अंदर ना ओनली वायलेशंस, इसके अंदर इतने सीरियस स्ट्रिक्चर्स पास किए अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफिसर्स कि इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि इनके आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हर जगह से भ्रष्टाचार टपक रहा है। तो आज अगर आप 2012 में माननीय तेवतिया जी ने एक अपना ग्रुप इकट्ठा किया और बार बार ये जाते रहे, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, डीआईजी लेवल के अधिकारी हैं वो, और वो 50 या 60-65 साल की उम्र में वो घर पे वहाँ पे गए, 12-13 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज़ को, लड़ाई, ठीक है, और यहाँ तक ये आए। तो आप ये देखिए कि सिवाय कोर्ट के बायर्स को और आरडब्ल्यूए को कहीं कोई न्याय नहीं मिला।
तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि अथॉरिटी की जो कार्यशैली है, जैसे आज एसआईटी बैठी है, अभी आप रोज न्यूज में देख रहे हैं एसआईटी लखनऊ से आ गई है, 3 मेंबर्स उसमें गठित हुए हैं, उन्होंने फिजिकल मौका मुआयना भी किया है, उसके साथ साथ अब आनन फानन में ये सब चीजें हो रही है। लेकिन अभी तक आप ये देखें कि सिर्फ छोटी मछलियां ही चिन्हित हो रही हैं। ऐसा मैं नहीं मानता कि छोटी मछलियों के हाथ में इतनी पावर है कि वो रातों रात नोएडा, ग्रेटर नोएडा का नक्शा बदल दें और ऊपर के अधिकारियों को पता ही न चले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ये इनके अपने जो इनका मैकेनिज्म था, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, इट इटसेल्फ वाज कंप्लीटली फ्लॉड। तो इसको हम आइडेंटिफाई करें। आज ये सबके सामने मौका है कि हमारे जितने कानून आए हैं, जितनी कार्य प्रणाली है, अभी भारत सरकार नई बनी हुई है, हर आदमी को ये समझना चाहिए कि अब ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस का टाइम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का टाइम है। भारत को अगर विदेश के साथ में अगर कंधे से कंधा मिला के हमें चाइना के साथ, अमेरिका के साथ लड़ाई लड़नी है आर्थिक फ्रंट पे, तो हमें अपनी सारे सिस्टम्स को चुस्त और दुरुस्त करना ही होगा। हमारे साथ हमारे पास कोई चॉइस नहीं। बिल्कुल उदयभान जी भी हैं, उदयभान तेवतिया जी हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। आपने भी बताया, उन्हीं से जान लेते हैं कि मामला क्या था और वर्तमान में जो एसआईटी बनी है उसका वो कैसे स्वागत करते हैं और क्या देखते हैं एसआईटी में कि क्या वास्तव में अब जो है, जो अन्याय हुआ था उसके लिए जो दोषी लोग हैं उन पर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उदय